हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर 3 ऋतुचर्या। ऋतुचर्या के बारे में देखेंगे आज। ऋतु है यानी कि षड ऋतु यानी कि 6 ऋतु होती है। षड यानी 6 ऋतु यानी सीजन। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत 6 ऋतु होती है। प्रथम ऋतु शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, इनको याद करने की ट्रिक है शिव ग्रीव शहे। शिव ग्रीव शहे। शी से शिशिर, व से वसंत, ग्री से ग्रीष्म, व से वर्षा और श से शरद और हेमंत। तो इस प्रकार याद कर सकते हो। इनके सबके नाम के पहला अक्षर ले लो तो ट्रिक बन जाती है शिव ग्रीव शहे। ठीक है, 6 ऋतु होती है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ ऋतुस। ऋतु का विभाग। संवत्सर। संवत्सर यानी एक वर्ष को बोलते हैं। संवत्सर, एक संवत्सर बराबर एक वर्ष होता है यानी 1 ईयर। संवत्सर। संवत्सर यानी ऋतुओं को 2 भागों में डिवाइड किया है एक वर्ष को। आदान काल और विसर्ग काल। 2 भागों में बांटा गया है, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल को उत्तरायण भी बोलते हैं, विसर्ग काल को दक्षिणायन कहते हैं। ठीक है, आदान काल के अंतर्गत 3 ऋतुएं आती है शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। ठीक है, विसर्ग काल के अंतर्गत 3 ऋतु आती है वर्षा, शरद और हेमंत। आदान काल या उत्तरायण उसे कहते हैं जिसमें सूर्य उत्तर की दिशा से उदय होता है। ठीक है, और विसर्ग काल उसे कहते हैं जिसमें सूर्य दक्षिण की दिशा से उदय होता है। ठीक है, तो आदान काल यानी 6 मंथ का हो गया, विसर्ग काल 6 मंथ का हो गया। तो एक वर्ष को 2 भागों में डिवाइड किया है, संवत्सर यानी आदान काल और विसर्ग काल। विसर्ग आदान काल के अंदर 3 ऋतुएं आई शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, और विसर्ग काल के अंदर वर्षा, शरद और हेमंत 3 ऋतुएं आई। ठीक है, आगे देखते हैं ऋतु और मास में संबंध यानी कि मास महीने। तो 6 ऋतु होती है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। हिंदी मास के अनुसार शिशिर ऋतु माघ और फागुन में आती है। माघ और फाल्गुन में आती है। वसंत ऋतु चैत्र और वैशाख के अंतर्गत आती है, इस माह में आती है। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़ माह में आती है। वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्र माह के अंतर्गत आती है। शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक माह में आती है। और हेमंत ऋतु जो अभी चल रही है मार्च और पौष माह के अंतर्गत आती है। ये हिंदी माह के नाम है, मंथ के नाम है हिंदी में। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, तो हिंदी के नाम है, एक बार याद कर लेना इनको। ऑब्जेक्ट में आ सकता है शिशिर ऋतु कौन से माह में आती है, जैसे माह और फाल्गुन। वसंत चैत्र वैशाख में। ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाढ़। वर्षा ऋतु श्रावण भाद्र। शरद ऋतु अश्विन और कार्तिक। हेमंत ऋतु मार्गशीर और पौष। ठीक है, अब इनको इंग्लिश माह के अंतर्गत जो अपने मॉडर्न मंथ है जनवरी फरवरी, इसके अनुसार देखते हैं ऋतु और मंथ को। जो शिशिर ऋतु है वो 15 जनवरी से लेके 15 मार्च तक रहती है। वसंत ऋतु है 15 मार्च से लेके 15 मई तक होती है। ग्रीष्म ऋतु 15 मई से 15 अगस्त तक होती है। वर्षा ऋतु 15 अगस्त से 15 सितंबर तक होती है। शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 नवंबर तक होती है। और हेमंत ऋतु 15 नवंबर से 15 जनवरी तक हेमंत ऋतु होता है। जैसे कि अभी हेमंत ऋतु चल रही है यानी दिसंबर में। तो इस प्रकार होती है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। 15 जनवरी से 15 मार्च। वसंत 15 मार्च से 15 मई। और ग्रीष्म 15 मई से 15 अगस्त। वर्षा ऋतु 15 अगस्त से 15 सितंबर। शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 नवंबर। और हेमंत ऋतु 15 नवंबर से 15 जनवरी।
ऋतु और आहार का संबंध। ऋतु, कौन सी ऋतु में कैसा आहार लेना चाहिए, आहार रस का संबंध देखते हैं। ऋतु और आहार रस। शिशिर ऋतु में मधुर अम्ल लवण रस युक्त आहार करना चाहिए। वसंत ऋतु में कटु तिक्त कषाय रस युक्त आहार लेना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस युक्त आहार लेना चाहिए। वर्षा ऋतु में मधुर अम्ल लवण रस युक्त आहार लेना चाहिए। शरद ऋतु में मधुर तिक्त कषाय रस और युक्त आहार लेना चाहिए। और हेमंत ऋतु में मधुर अम्ल और लवण रस युक्त आहार लेना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे इनमें कॉमन है, जैसे शिशिर ऋतु, वर्षा ऋतु और हेमंत ऋतु में तीनों में मधुर अम्ल और लवण रस। कौन सा? मधुर अम्ल लवण रस, मधुर अम्ल लवण रस और मधुर अम्ल लवण रस युक्त आहार लेना चाहिए। और वसंत ऋतु में देखोगे तुम कटु तिक्त कषाय है, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में केवल मधुर रस युक्त आहार लेना चाहिए। और शरद ऋतु में मधुर तिक्त कषाय जो पित्त दोष को कम करते हैं। वैसे रस पित्त, ये तीनों रस पित्त को कम करते हैं, इसमें पित्त का प्रकोप होता है, तो ये आहार लेना चाहिए। एक बार और देख लो इनमें। शिशु ऋतु में, वर्षा ऋतु और हेमंत ऋतु मधुर अम्ल लवण रस युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। और वसंत ऋतु में कटु तिक्त कषाय, ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस युक्त आहार लेना चाहिए, उनका सेवन करना चाहिए। और शरद ऋतु में मधुर तिक्त कषाय रस युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। आहार और रस के गुण, जैसे कि अपन आहार रस देखें, उनके अनुसार ऋतु और आहार के गुण देखते हैं। शिशिर ऋतु में जो आहार लेंगे अपन मधुर अम्ल लवण, तो स्निग्ध और उष्ण होगा। स्निग्ध आहार लेना चाहिए, उनके गुण स्निग्ध होने चाहिए और उष्ण होने चाहिए, क्योंकि उस समय ठंड रहती है, ठंड के स्निग्ध और उष्ण आहार होना चाहिए। वसंत ऋतु में रुक्ष और उष्ण आहार होना चाहिए, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में स्निग्ध और शीत आहार होना चाहिए। वर्षा ऋतु में स्निग्ध और उष्ण आहार होना चाहिए। शरद ऋतु में रुक्ष और शीत आहार होना चाहिए। हेमंत ऋतु में स्निग्ध और उष्ण आहार होना चाहिए। तो इसमें भी तीन कॉमन है, जैसे कि आहार देखा था मधुर अम्ल लवण, शिशिर, वर्षा और हेमंत, तो इसी प्रकार इसमें भी स्निग्ध उष्ण, स्निग्ध उष्ण और स्निग्ध उष्ण, ठीक है, ये देख सकते हो। ये आहार के गुण है। अब ऋतु के अनुसार बल का संबंध देखते हैं। ऋतु एवं बल का संबंध, तो ट्री की ऋतु याद करने की वही शिव, ग्रीव, शहे, ठीक है। तो शीशे, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। पहले क्या होगा इस क्रम में लिख लो। पहले बल कम होगा तीन ऋतुओं में, क्योंकि जिधर धीरे धीरे शिशिर ऋतु में सर्वश्रेष्ठ बल रहता है, वसंत ऋतु में मध्यम रहेगा, ग्रीष्म में हीन हो जाएगा, वर्षा ऋतु में हीन रहता है, शरद ऋतु में मध्यम रहता है और हेमंत ऋतु में फिर श्रेष्ठ हो जाता है। पहले कम होता है बल, फिर बढ़ता है। जैसे कि शिशिर ऋतु में सर्वश्रेष्ठ बल होता है, वसंत ऋतु में मध्यम होता है, ग्रीष्म ऋतु में हीन होता है, वर्षा ऋतु में हीन, शरद में मध्यम और हेमंत में श्रेष्ठ होता है। तो हम कैसे देखेंगे इसको? पहले बल क्या होता है? कम होता है, यानी कि पहले तो बल कम होगा, फिर पहले की तीन ऋतुओं में बल कम होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा नीचे आने पर, ऐसा होता है। तो इन तीन ऋतुओं में बल बढ़ेगा, नीचे आने पर इसमें कम होता है, ठीक है। श्रेष्ठ, मध्यम, हीन, हीन, मध्यम, श्रेष्ठ, ऐसे याद कर सकते हो इसको। अब देखते हैं ऋतु और रस की उत्पत्ति संबंध। अब ऋतु के अनुसार कौन सा रस उत्पन्न होता है कौन सी ऋतु में, ये देखते हैं अपन। तो शिशिर ऋतु में तिक्त रस, वसंत ऋतु में कषाय रस, ग्रीष्म ऋतु में कटु रस, वर्षा ऋतु में अम्ल रस और शरद ऋतु में लवण रस, हेमंत ऋतु में मधुर रस। तो इसको भी याद करने का एक तरीका बताता हूँ। रस 6 होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है।
ऋतुओं का ध्येय क्रम याद रखना, शिव ग्रीव शहे। ठीक है, अब रस कैसे लिखना अपने को, जैसे नीचे से स्टार्ट करेंगे तो मधुर, फिर एक छोड़ के अम्ल, फिर लवण। ठीक है, फिर कटु, फिर एक छोड़ के तिक्त, फिर कषाय। ठीक है, मधुर, मधुर एक छोड़ के अम्ल, फिर नीचे आ जाए यानी कि लवण। कटु, फिर एक छोड़ के तिक्त, फिर कषाय। ऐसे याद कर सकते हैं, एक छोड़ दो बीच का, मधुर, फिर अम्ल, फिर लवण। ठीक है, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो नीचे से गोला बना के, ये मधुर अम्ल लवण। ठीक है, पहले मधुर, फिर एक छोड़ दो, फिर अम्ल, फिर लवण। ठीक है, उसी प्रकार कटु तिक्त कषाय। ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कि ये एक डब्बा है, स्क्वायर है, नीचे का है ये मधुर, फिर बीच का छोड़ दो और ऊपर अम्ल, बीच में फिर लवण। ठीक है, इस अध्याय में पंचकोल का भी नाम आया है, वर्णन आया है। पंचकोल यानी कि पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी। पंचकोल यानी पंच यानी 5, कोल यानी 1 कोल बराबर होता है 6 ग्राम की मात्रा। तो ये समान मात्रा में लेते हैं इसलिए पंचकोल बोलते हैं। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी। पिपली का पोट निकालने में पाइपर लोंगम, पिपली मूल का है रूट ऑफ पाइपर लोंगम, चव्य का है पाइपर रेफ्रेक्ट्रोम और चित्रक का है प्लम्बको ज़ैलेनिका और शुंठी का है यानी कि अदरक, अदरक और शुंठी नागर श्रृंगवेर, इसको बोलते हैं जिंजिबर ओपिसिनेलिस। ठीक है, तो पंचकोल याद कर सकते हैं, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी। अष्टांग हृदय में ये भी आया है पंचसार का वर्णन। पंचसार क्या होता है, वाग्भट ने और आचार्य वाग्भट और आचार्य सुश्रुत ने बताया। मधु, खरजूर, मृद्दिका, मृद्दिका, परुषक और सीता यानी मिश्री। मधु, खरजूर, मृद्दिका, परुषक और सीता, ये आचार्य वाग्भट ने बोला है, इनको पंचसार माना है। आचार्य सुश्रुत ने पय, शर्करा, पिपली, मधु और सर्पी, इसको पंचसार माना है। तो ये भी याद कर सकते हो, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पंचसार क्या होता है आचार्य वाग्भट के अनुसार, तो मधु, खजूर, मृद्दिका, परुषक, सीता। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पय, शर्करा, पिपली, मधु और सर्पी। इस अध्याय के अंदर का हंसोदक जल का वर्णन किया गया है। हम देखते हैं, श्लोक देखते हैं। तप्तं तप्ताशु किरणे, शीतं शीताशुर शबी, समन्ता समन्ता दप्यम अहोरात्र अगत्स्यो निर्विशम, अगत्स्यो उदयम निर्विशम, सूची हंसोदकम नाम निर्मलम, मलजित्तम जलम, न अभिषंदी न वरुक्ष, पाना पानादि दिश्वमृतोपमम, अमृतो उपमम, जैसे अमृत के समान है। तो जो जल, इसमें देखते हैं, जो जल सभी स्थानों में सारे दिन सूर्य की किरणों से संतृप्त रहता है, सारी रात चंद्रमा की किरणों से शीतल रहता हो, अगत्य उदय से निर्विष यानी एंटीटॉक्सिक है, तथा सूची निर्मल है, सूर्य ताप से जिसके दोष दूर हो गए हों, मलजित यानी त्रिदोषर हो, वह हंसोदक कहलाता है। यह हंसोदक जल न अभिसंधि है न रुक्ष है, पीने पर और स्नान अवगाहन के लिए अमृत के समान है। ठीक है, अमृत के समान है। तो जो जल सभी स्थानों सारे दिन सूर्य की किरणों से संतृप्त हो, सारी रात चंद्रमा की किरणों से शीतल हो और अगत्योदय से निर्विष हो, सूची हो, निर्मल हो,
मलजित यानी त्रिदोष हरो वह अंशोदक कहलाता है। अंशोदक जल न अभिसंधि होता है न रूक्ष होता है, पीने पर और स्नान अवगाहन करने पर अमृत के समान होता है, उसे अंशोदक जल कहते हैं। तो ये श्लोक याद कर सकते हो। तप्त तप्ता शुकिरण शीतम शुर शीताशुरश में भी समन्तापदय अहोरात्रम अगत्सोदय निर्विषम सूचि हंसोदकम नाम निर्मल मलजितम न अभिषंधि न व रुक्षम पानादिश्वम अमृतोपमम्। ऋतु संधि के बारे में देखते हैं। ऋतु संधि वर्तमान समय में का अंतिम सप्ताह, अभी जो चल रहा इसका अंतिम सप्ताह और अगली ऋतु के प्रथम सप्ताह, ये 14 दिन ऋतु संधि कहलाते हैं। ऋतु संधि क्या है? वर्तमान ऋतु का अंतिम सप्ताह और अगली आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह, यह 14 दिन ऋतु संधि कहलाते हैं। इनमें समाप्त होने वाली ऋतु की सेवन विधि, जो भी इस ऋतु में आहार रस युक्त आहार के गुण जो अपन लेते हैं को शनै शनै छोड़ते जाते हैं, उनको धीरे धीरे छोड़ दो। शनै शनै का अर्थ आने वाली ऋतु के नियमों का पालन शनै शनै बढ़ाते, यानी कि धीरे धीरे उनको सेवन करते रहो। ऐसा न करने से, नियमों को सहसा छोड़ने से तथा सहसा पालन करने से असत्मज विकार होते हैं। ऐसा नहीं करने से और डायरेक्ट छोड़ दो तो उससे असात्मज विकार उत्पन्न होते हैं। तो वर्तमान ऋतु का अंतिम सप्ताह और अगली ऋतु का प्रथम सप्ताह, ये 14 दिन ऋतु संधि कहलाते हैं। इनमें समाप्त होने वाली ऋतु की सेवन विधि को शनै शनै छोड़ते जाते हैं और आने वाली ऋतु के नियमों का पालन शनै शनै बढ़ाते जाते हैं। ऐसा न करने से, नियमों को सहसा छोड़ने तथा सहसा पालन करने से असात्मज विकार उत्पन्न होते हैं। आचार्य वाग्भट ने 14 दिन बताए ऋतु संधि, यानी कि 7 दिन जो भी ऋतु चल रही उसको छोड़ते जाओ और आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह और जाने वाली ऋतु का अंतिम सप्ताह, ठीक है।